नमस्ते दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है संजय स्टडी। यहाँ पर अपन आज सोल्व करेंगे अधिगम का पार्ट 2, जहाँ पर इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। अगर वो आपको 10 क्वेश्चन देखने हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं 11वें क्वेश्चन से। तो 11वां क्वेश्चन कहता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है। यानी कि ऐसा कारक जो अधिगमकर्ता से संबंधित हो जो और अधिगम को प्रभावित करेगा। ऑप्शंस देखते हैं। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर, शिक्षक की विषय में प्रवीणता और अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो जो अधिगमकर्ता को प्रभावित करेगा वो करेगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि और अभिप्रेरणा का स्तर, क्योंकि अधिगमकर्ता के अंदर अगर अभिप्रेरणा नहीं है तो शिक्षक में भले कितना वो अपने विषय में प्रवीण हो, उसे कितना ही अधिगम अधिगम का अनुभव हो, उसका मानसिक स्वास्थ्य कितना ही अच्छा हो, उसका समझन स्तर कितना अच्छा हो, लेकिन अगर अधिगमकर्ता यानी कि जो विद्यार्थी है अगर उसके अंदर उपलब्धि अभिप्रेरणा नहीं है तो उसका अधिगम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडोरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार है। यानी कि अल्बर्ट बंडोरा ने कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया था। सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम। तो अल्बर्ट बंडोरा ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम है प्रेक्षणात्मक अधिगम। इनके उपनाम भी आपको ध्यान में रखने, जैसे कि सक्रिय अधिगम हो गया, अंतर्दृष्टि, अनुभवजन्य, इनके भी उपनाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है। यानी कि अनुशासन जो होता है वो अधिगम में किस तरह मदद करता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है, बच्चों को अपनी शिक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, या बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो बच्चों में अगर अनुशासन होगा तो बच्चे चुप्पी साधेंगे, शिक्षकों को निर्देश देंगे या पाठ रटकर याद करेंगे। जी नहीं दोस्तों, अगर बच्चों में अनुशासन होगा तो बच्चे अपनी शिक्षा का विनियमित करेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे कि वो कितना सीखे हैं। ये जब सार ऑप्शन गलत है, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधिगम का अभिप्रेत करने के कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए। यानी कि अधिगम को अभिप्रेत करने के लिए कौन सा तरीका है जो अपन को कम से कम या मिनिमम या नहीं लाना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, या बच्चों को अनुभव से जोड़ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पुरस्कार, क्योंकि अगर बच्चों को पुरस्कार देकर सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उनमें उनके मन में एक लालच की भावना पैदा हो जाएगी कि यार पुरस्कार मिलेगा, लेकिन उस चीज़ से उनका जो मस्तिष्क है वो भ्रमित भी हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है ये ऑप्शंस कहते हैं कि मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति। अगर बच्चों में मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति होगी तो वो ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि उनमें विचारों का आदान प्रदान ज़्यादा होगा। प्रवृत्ति को अगर रोचक बनाएंगे तो भी उनमें अधिगम ज़्यादा होगा। बच्चों को अगर अनुभव से जोड़ेंगे तो भी उनमें अधिगम ज़्यादा होगा, लेकिन पुरस्कार से उनमें अधिगम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पुरस्कार। इसका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए अधिगम को अभिप्रेत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, उक्त कथन का संबंध किससे है। तो ये परिभाषाओं को भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो परिभाषा थी ये दी थी गिलफोर्ड ने। इसका राइट आंसर है गिलफोर्ड। वुडवर्थ ने भी इसमें परिभाषा दी, स्किनर ने परिभाषा दी। इन्होंने कहा था कि विकास ही सीखना है, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत से लोगों ने परिभाषा दी थी। वो सब परिभाषाएं बहुत सारी है, उनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको उनके जो कीवर्ड्स होते हैं वो याद रखने। जैसे कि व्यवहार, इन्होंने कीवर्ड्स बताया, तो आपको ये याद रखना कि जो व्यवहार के कारण व्यवहार है तो ये गिलफोर्ड ने दिया था। इस तरह से आपको इनको याद करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एग्जाम्स में भी ये परिभाषाएं अगर क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से असत्य कथन है। यूसीएस, इन शब्दों की अगर आपको शब्दावली नहीं याद है तो 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन आप करोगे तो गलत ही करेंगे। जब आपने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था कुत्ते पर, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने कुछ शब्दावली भी दी थी जो कि हिंदी में थी, लेकिन यहाँ पर उसकी इंग्लिश दी, और इंग्लिश भी दी लेकिन उसके भी इन्होंने दिए शॉर्ट फॉर्म्स। तो यहाँ पर इनकी शब्दावली आपको याद होनी चाहिए, जिसे मैं आपको बताता हूँ। ये UCS है,
UCS इसका मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपक। ऐसा उद्दीपक जिस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो, जैसे भोजन। भोजन पर कोई कंडीशन यानी कि कोई स्थिति अप्लाई नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है। अगर ये आप कुत्ते को दोगे तो कुत्ते में एक स्वाभाविक क्रिया होगी, यानी कि कुत्ते में लार आएगा, तो ये स्वाभाविक क्रिया होगी। तो वो जो स्वाभाविक क्रिया होगी उस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं, क्योंकि अपन ने भोजन दिया, तो वो जो क्रिया होगी वो होगी UCR। UCR यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। तो ये अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कहता है कि CS प्लस UCS प्लस कुत्ता इक्वल टू CR, यानी कि अस्वाभाविक क्रिया। यानी कि देखते हैं, CS मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब वही मैंने पहले बताया था, उद्दीपक। उद्दीपक, और उद्दीपक कौन सा? जिस पर कोई कंडीशन अप्लाई कर रखी है, अपन ने कोई कंडीशन अप्लाई कर रखी है, यानी कि वो भोजन। भोजन कौन सा था जिस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी, यानी कि स्वाभाविक था। लेकिन ये जो है इस पर अपन ने कंडीशन अप्लाई करी है कि ये भोजन नहीं है, ये घंटी है। ये कंडीशन ये है कि ये घंटी है। तो घंटी को देंगे अपन भोजन देने के साथ या उससे पहले, तो कुत्ते में कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि अस्वाभाविक क्रिया आएगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि घंटी। घंटी देंगे कुत्ते को फिर दोबारा, तो आएगा CR। CR मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स ही ऐसी अनुक्रिया जिस पर कोई कंडीशन अप्लाई हो, तो वो होगी अस्वाभाविक। ठीक है, तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा आंसर है, क्योंकि इसकी ये जो ऑप्शन है इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश शब्दावली को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो देखिए, पावलोव ने यह बताया था कि भोजन से पहले अगर अपन घंटी बजाएंगे तो कुत्ते में स्वाभाविक क्रिया होगी, यानी कि भोजन को कुत्ते को अगर भोजन देंगे तो उसमें स्वाभाविक क्रिया होगी, लार आएगा। तो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स UCS, ये ऑप्शन तो सही है। अपन को बताना है असत्य कथन। फिर आगे अगर अपन कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाएंगे तो कुत्ते में अस्वाभाविक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अस्वाभाविक क्रिया। CS प्लस कुत्ता, यानी कि अगर कुत्ते को घंटी बजाएंगे, घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन देंगे तो उसमें CR यानी कि अस्वाभाविक क्रिया होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि जो स्वाभाविक क्रिया होती है उस स्वाभाविक क्रिया में जो उद्दीपक दिया जाएगा वो भी स्वाभाविक उद्दीपक ही दिया जाएगा। स्वाभाविक या जिस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो, जैसे कि भोजन। तो यहाँ पर देखिए कि जब अपन ने UCS दिया, अगर UCS दिया तो स्वाभाविक क्रिया होनी है, तो यहाँ पर स्वाभाविक क्रिया हो रही है, तो ये ऑप्शन राइट है। यहाँ पर अपन ने UCS दिया तो कुत्ते में स्वाभाविक क्रिया नहीं हो रही, यहाँ पर अस्वाभाविक क्रिया हो रही है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अब जैसे कि अपन अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर अपन ने अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस जिस पर कोई कंडीशन है, तो अनुक्रिया कैसे हो रही है? अस्वाभाविक। तो ये ऑप्शन भी राइट है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी स्वाभाविक। स्वाभाविक अनुक्रिया होनी चाहिए, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है CR, कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है आंसर B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, निम्न में से किसका उदाहरण है? उद्दीपक प्रतिस्थापन, विलोपीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण या उद्दीपक विभेदीकरण। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा उद्दीपक सामान्यीकरण। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो होता है कि दो उद्दीपक, मान लो कोई एक उद्दीपक ये है जिससे किसी वस्तु का या किसी का अनुबंधन हुआ है या फिर उसने उस चीज़ के प्रति अनुकूलन कर लिया है। लेकिन अगर उसी चीज़ से मिलती जुलती कोई और चीज़ उसे दिखेगी या उसके सामने प्रत्यक्ष होगी, उसके सामने प्रकट होगी, तो वो भी सेम टू सेम अनुक्रिया करेगा जो उसने इसके साथ करी थी। तो इस चीज़ को बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। प्रतिस्थापन ये होता है कि इसकी जगह अगर ये इस चीज़ से अनुक्रिया करने लग गया तो हो गया प्रतिस्थापन हो गया। और विलोपीकरण का मतलब ये होता है कि कुछ समय बाद अगर इस चीज़ को देना बंद कर दें तो अनुक्रिया भी बंद हो जाएगी। विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों में फ़र्क है
यानी कि ये चीज़ें अलग अलग है, ये उद्दीपक अलग है, ये उद्दीपक अलग है, तो इस चीज़ से वो अनुक्रिया करेगा लेकिन इस चीज़ से अनुक्रिया नहीं करेगा। इस चीज़ को बोलते हैं विभेदीकरण, यानी कि उद्दीपक में विभेद करना वो सीख गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा उद्दीपक सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेटे के दूर जाने पर माँ के द्वारा उसकी फ़ोटो के साथ बातचीत करना थार्डनॉइक का कौन सा नियम लागू होता है? यानी कि एक माँ है जो अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन कुछ कारणवश से कुछ समय बाद उसका बेटा दूर चला गया, तो उसके पास उसके बेटे की एक फ़ोटो है जो अब वो उससे बातें करती है, पहले उससे बातें करती, अब फ़ोटो इसी की है। यानी कि उद्दीपक अब दूर चला गया लेकिन वो उसी के जैसी कोई दूसरी चीज़ से बात कर रही है। तो ये जो नियम है इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। यानी कि उसने अपने बेटे और फोटो के बीच में एक साहचर्य स्थापित कर लिया कि ये दोनों एक ही चीज़ है, तो वो उससे बातें करने लगते हो। तो इसका राइट आंसर होगा साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बालक वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीमा में, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि ये स्कीमा होता है, ये किसने दिया था और कौन से सिद्धांत में आया था और ये इसका संबंध किससे होता है, तो व्यवहार के स्कीमा में संशोधन कर लेता है। पियाजे के अनुसार ये उदाहरण संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अनुकूलन, समांगीकरण, साम्यावस्था या असाम्यावस्था। तो यहाँ अगर आपने इसमें क्वेश्चंस में गौर किया होगा तो ये जो एक लाइन है व्यवहार की स्कीमा में संशोधन, अगर आपने इस लाइन को कैप्चर कर लिया होगा तो इन चार ऑप्शन में से आप आसानी से उस चीज़ को ढूंढ सकते हो जो ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुकूलन, क्योंकि आपने अनुकूलन जब जीन पियाजे के सिद्धांत में पढ़ा होगा तो अनुकूलन के अंदर उन्होंने 3 टर्म्स बताई थी। आत्मीकरण के बाद में उन्होंने बताया था समंजन या समायोजन इसको लिख लेते हैं, समायोजन, और तीसरा था संतुलीकरण। तो ये 3 टर्म्स उन्होंने बताई थी अनुकूलन के अंदर, जिसमें ये जो आत्मीकरण था इसका मतलब ये होता है कि व्यवहार या अपना जो पुराना स्कीमा होता है उसमें अपन संशोधन कर लेते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण। ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है जो अनुकूलन के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है अनुकूलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वह एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। वह है ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण, व्यक्तिक भिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्त और पुनर्बलन। तो देखिए क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में या कहीं पे भी अगर आप क्वेश्चन सोल्व करो तो पेन को यूज़ करो। क्वेश्चंस जब आप पढ़ो तो जो एक इम्पोर्टेंट लाइन होती है ना, उस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो जहाँ से क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो अपन आराम से छांट सके। जैसे कि यहाँ पर जो मेन लाइन है वो ये है कि एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान है वो दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर उसने जो सीखा उसका उपयोग वो यहाँ पर करेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं ज्ञान का सहज संबंध स्थापित कर रहा है और जो उसने अधिगम किया उसका अंतरण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान का सहज संबंध और अंतरण। व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ये सभी अलग अलग टर्म्स होती है। पुनर्बलन वही स्किनर का सिद्धांत आ गया। व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्तित्व से संबंधित आ गया, यानी कि हर एक पर्सन सेपरेटली यूनिक होता है, यानी कि अलग अलग होता है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है। शिक्षार्थी स्वायत्त यानी कि शिक्षार्थी स्वतंत्रता वगैरह से संबंधित चीज़ें आ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्ञान का सहज संबंध एवं अंतरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ने से संबंधित अधिगम और अक्षमता को कहा जाता है। रेगिस्तान में कौन सा शब्द आएगा? डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया। सॉरी डिस्थीमिया था, इसको करेक्ट कर ले। तो डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्मोर्फिया। तो जो पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता होती है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी कि जिसमें बालक जो होता है वो उसे पढ़ने में अक्षमता होती है। यानी कि जैसे अगर क है तो उसे ये क है ये इसे उल्टा दिखेगा। अब जैसे कि इंग्लिश का बी है तो ये बी इसे उल्टा दिखेगा। ये जो पढ़ने में अक्षमता होती है ये होती है डिसलेक्सिया की। आपने एक मूवी देखी होगी शायद तारे ज़मीं पर, जिसमें वो एक
लड़का होता है ईशान अवस्थी, उसे भी यही प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ नहीं पाता था। वो जब चीज़ें देखता था तो वो चीज़ें अपने आप चलने लग जाती थी या फिर उल्टी सीधी होने लग जाती थी, तो उस चीज़ को बोलते हैं डिसलेक्सिया। और क्वेश्चंस देखते हैं और ऑप्शंस देखते हैं। अब जैसे कि डिसकैलकुलिया है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है वो गणना नहीं कर पाता है, वो चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, वो ऐड नहीं कर पाता है, वो सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, वो डिवाइड नहीं कर पाता है, ओवरऑल वो चीज़ें काउंट ही नहीं कर पाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया में होता है कि वो लिख नहीं सकता, वो चीज़ें, वो शब्द, वो वर्ण, वो इंग्लिश के या हिंदी के जो भी वर्ड्स है वो बनाने में उसे दिक्कत आती है, तो उसे बोलते हैं डिसग्राफिया। तो इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित अक्षमता, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्किनर के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जिसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो देखते हैं अभिप्रेरणा, अनुकूलन, पुनर्बलन या अनुकरण। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुनर्बलन। अनुकरण जो केंद्र बिंदु था वो था बंडूरा का सिद्धांत दिया था, बंडूरा ने वो दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जहाँ पर बच्चा अनुकरण करके सीखता है। सामाजिक अनु सामाजिक अधिगम या सामाजिक अनुबंधन जो भी है, बहुत सारे उसके उपनाम है। अनुकूलन जो दिया था वो दिया था जिसमें कुत्ता जो होता है वो जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने इसमें अनुकूलन की एक टर्म बताई थी। अभिप्रेरणा जो होता है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग होता है, ये भी स्किनर ने ही कहा था। पुनर्बलन जो होता है वो केंद्र बिंदु अपन यहाँ पर बता ही दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से अधिगम का उत्पाद नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा टर्म है या कौन सा ऑप्शन है जो अधिगम के बाद नहीं होता है। ऑप्शन है परिपक्वता, अभिवृत्ति, संप्रत्यय, कौशल। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता, क्योंकि अधिगम के कारण परिपक्वता नहीं आती है, परिपक्वता के कारण अधिगम होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर परिपक्वता नहीं होगी तो बालक भले कितनी ही आयु का हो या कैसे भी हो, उसको कैसा भी वातावरण दिया जाए वो अधिगम नहीं करेगा। अगला ये और ऑप्शंस पे देखते हैं। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण, उसके अंदर कैसा दृष्टिकोण है, वो समाज को, वो दूसरे लोगों को कैसे देख रहा है। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, उसके माइंड में उसके कॉन्सेप्ट कैसे बन रहे हैं। कौशल मतलब ये स्किल, कला, ये सब चीज़ें अधिगम से आ सकती है, आ सकती है क्या, आती है, लेकिन परिपक्वता अधिगम से नहीं आती है, जबकि परिपक्वता से अधिगम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गेने के अनुसार सीखने का उच्चतर स्तर कौन सा है। श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर्य अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या समस्या समाधान अधिगम। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम। देखिए, जो अधिगम का जो सोपानिक सिद्धांत था, जिसमें रॉबर्ट गेने ने जो स्तर बताए थे वो बताए थे 8 स्तर। उन 8 स्तरों में सबसे उच्चतर और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ नहीं, सबसे जो उच्चतर स्तर था वो समस्या समाधान का था, और इसे दिया था इस रॉबर्ट गेने ने। और जो शब्द साहचर्य था, शब्द साहचर्य, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये जो स्तर था ये थॉर्नडॉक ने बताया था। थॉर्नडॉक ने बताया था। श्रृंखला जो अधिगम था ये स्किनर ने बताया था। इस तरह कुछ अधिगम के स्तर बताए थे जो रॉबर्ट गेने ने इनके 8 स्तरों में इनको बांटा था, और जो सबसे उच्चतर और सर्वश्रेष्ठ था वो था समस्या समाधान का स्तर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का बौद्धिक विकास 4 स्पष्ट स्तरों से पहचाना गया। कोलबर्ग, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। ये बात किसने बताई थी कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है वो 4 स्तरों में बटा होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। वो 4 अवस्थाएं मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उन 4 अवस्थाओं जैसे कि वो संवेदी होगी, प्राक संवेदनात्मक, संक्रियात्मक, अमूर्त, मूर्त, वो उनके उपनाम वगैरह वो आपको याद होंगे। अगर वो चीज़ याद तो आप यहाँ ये ऑप्शन कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है डी वाला, जीन पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करता है अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा या अहम केंद्रवाद। तो जो पियाजे ने जो सिद्धांत बताया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो बालक होता है वो संज्ञान को, ज्ञान को किस तरह ग्रहण करता है। वो पहले इंद्रियों से करता है, फिर बाद में अनुकरण करता है, फिर बाद में
सीखता है धीरे धीरे, वो जो भी होता है। उन्होंने मैं एक टर्म बताई थी, उन्होंने एक स्कीमा टर्म बताई थी, और वो जो टर्म थी वो था संज्ञानात्मक ज्ञान की संरचना। यानी कि आपके माइंड में अगर किसी चीज़ के प्रति कोई याद बन रही है, कोई मेमोरी बन रही है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कि आपने फर्स्ट बार किसी एक नई चीज़ को देखा, जैसे जैसे कि आपने कभी एक एरोप्लेन को नहीं देखा था, कभी भी ना आपने कभी देखा था ना आपने कभी सुना था कि एरोप्लेन नाम की कोई चीज़ होती है और वो इस तरह की होती है, कभी आपने नहीं देखा था। लेकिन अचानक आपने एक दिन एरोप्लेन देख लिया, तो वो जो स्ट्रक्चर आपके माइंड में बनेगा कि एरोप्लेन ऐसा होता है कि उसके ऐसे बीच में लंबा ये होता है, उसके ऐसे विंग्स होते हैं, उसके पास एक टेल टेल होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके माइंड में बना है, यानी कि वो जो ज्ञान है, वो संरचना है, उसकी जो संरचना बनी है, इस चीज़ को बोलते हैं स्कीमा। तो ये जो टर्म थी ये दी थी जीन पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत शिक्षकों के लिए सही है। ये जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत का स्किनर ने, वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षकों के लिए सही बैठेगा? छात्रों को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, उचित व्यवहार पर पुनर्बलन देना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाना चाहिए, या छात्रों को बार बार प्रश्न पूछना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पढ़ा होगा, स्किनर ने दिया था, और उससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन इसमें भी ऐड किया था कि जो स्किनर था उन्होंने अपना जो सिद्धांत था उसका केंद्र बिंदु किसे माना था, उसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु वो किसे माना था। तो मैंने उसका मैंने क्या मतलब उसका जो राइट आंसर था वो था पुनर्बलन। तो अगर आपको ये कीवर्ड याद है कि क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है उसमें स्किनर ने केंद्र बिंदु पुनर्बलन को माना था, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वो कीवर्ड है वो इन ऑप्शंस में आया है, और वो है पुनर्बलन देना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि जो स्किनर थे उन्होंने किसी भी चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी, उन्होंने अहमियत दी पुनर्बलन को, यानी कि उचित व्यवहार पर। यानी कि अगर बच्चा जो होगा वो उसने उचित व्यवहार किया, शिक्षक ने जो भी काम दिया वो उसने अच्छे से समझा, उसको याद किया, उसको मेमोराइज किया, अगर तब शिक्षक उसे पुनर्बलन देगा कि हाँ भाई धन्य मतलब थैंक यू बेटा, या फिर वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, प्राउड ऑफ यू, अगर ऐसा कुछ उसे पुनर्बलन देगा तो वो बच्चा जो होगा वो उसे पुनर्बल मिलने के कारण वो और ज़्यादा सीखेगा, वो और ज़्यादा अभिप्रेरित होगा। तो ये चीज़ इन 4 ऑप्शन में सही है कि उचित व्यवहार पर पुनर्बलन देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक डॉक्टर बालक को सफ़ेद कोट पहनकर इंजेक्शन लगाता है। कुछ समय पश्चात वह बालक सभी सफ़ेद कोट वालों को देखकर भयभीत हो जाता है। उक्त उदाहरण कौन सा सिद्धांत पर लागू होता है? तो देखिए, एक बालक है, पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, क्लासिकल अधिगम, या सभी। तो देखिए, एक बालक है जिसको किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और उस डॉक्टर ने पहन रखा था सफ़ेद कोट, तो उसमें अधिगम हो गया कि सफ़ेद कोट मतलब डॉक्टर है जो अभी कुछ समय पश्चात अपने इंजेक्शन लगाएगा। कुछ समय पश्चात बालक घर गया, स्कूल गया, कहीं भी गया, जहाँ पर उसने एक और सफ़ेद कोट वाले इंसान को देखा कि किसी को देखा, उसको देखकर भी उसके मन में एक ही भयभीत भावना उठी कि सफ़ेद कोट मतलब डॉक्टर, डॉक्टर मतलब इंजेक्शन, तो वो डर गया। तो ये जो सिद्धांत है ये कौन सा सिद्धांत है? तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस में जो बच्चा है वो दूसरे सफ़ेद कोट वाले को भी देखकर भी डर रहा है, यानी कि उसमें जो उद्दीपन था सफ़ेद कोट, वो सफ़ेद कोट उसे किसी और के पास भी दिखा तो वो डर गया। तो अंतर्दृष्टि, प्रेक्षणात्मक, क्लासिकल, या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, जिसको बोलते हैं पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत इसके अंदर लागू होगा, जहाँ पर बच्चा सभी सफ़ेद कोट वालों से डर रहा है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोलरकोफ का वर्दीमान। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? प्रेक्षणात्मक सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लासिकल अधिगम, यानी कि पुराना जो अधिगम था वो क्या नाम था, वो पावलोव ने जो दिया था, वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है क्लासिकल अनुबंधन के बारे में। ऑप्शंस देखते हैं। अनुक्रिया अनैच्छिक व प्रतिवर्ती होती है। पूर्वगामी उद्दीपक साहचर्य निर्माण में महत्वपूर्ण होता है।
एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, ये प्राणी निष्क्रिय होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आप देखिए। मैंने आपको इससे पहले वाले इससे ये वाले क्वेश्चन में बताया था, एक टर्म आपको बताई थी ये वाले क्वेश्चंस में, और वो था पुनर्बलन, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अगर आएगा तो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं पुनर्बलन मिलेगा। तो वही चीज़ अपन को यहाँ पे देखने को मिली है कि जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है जिसके बारे में अपन को असत्य कथन बताना है, और वो है ये कि ये जो है ये होता है क्रिया प्रसूत में कि एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, ये इसमें नहीं होता है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के बारे में असत्य कथन है वो ये, अनुक्रिया अनैच्छिक होगी, प्रतिवर्ती होगी, पूर्वगामी उद्दीपक साहचर्य निर्माण में महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि अगर अपन भोजन से पहले घंटी बजाएंगे और घंटी से पहले भी अगर अपन जैसे चल के आते हैं तो सीढ़ियों की आवाज़ भी आती है, तो जो कुत्ता होता है वो सीढ़ी की आवाज़ से भी अनुबंधन कर लेता है, यानी कि जो पूर्वगामी उद्दीपक होता है वो उससे भी अनुबंधन कर लेगा, उसके साथ भी साहचर्य निर्माण कर लेगा, प्राणी निष्क्रिय होगा। लेकिन इसमें जो होता है वो अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये क्लास पसंद आएगी। यहाँ आज अपन ने पूरे अधिगम के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली क्लास में किए थे और 10-20 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सोल्व करवा दिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं। और इससे पहले मैंने बाल विकास की वीडियो अपलोड की थी, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो बाल विकास की क्लास यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर जाके वो बाल विकास की क्लास देख लीजिए। और इससे पहले का जो पार्ट था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, वो उस चीज़ को आप यहाँ पर जाके देख लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।